हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी एनटीए नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 50 डेज मैराथन लेकर के हैं, जिसमें 50 डेज में 50 वीडियोज अपलोड किए जाएंगे और हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज होंगे। इसका मतलब दोस्तों, 50 दिन में 50 वीडियोज में आप 5000 एमसीक्यूज पक्के करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज लिए गए हैं पास्ट ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो अगर आप ये 50 वीडियोस देखते हैं तो आपके 5000 एमसीक्यूज पक्के स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम को क्रैक करने का। दोस्तों, वीडियो हर रोज रात 10 बजे अपलोड हो जाता है। आज डे 13 है और इकोनॉमिक्स का तीसरा वीडियो है। कुल मिलाकर के हमने 13 मॉक टेस्ट मतलब 12 अपलोड कर दिए। दिस इज गोइंग टू बी द 13th वन, जिसमें हम MCQ 1201 से 1300 तक कवर करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 13 की। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 201 है और क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की प्रॉपर्टी नहीं है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द लेफ्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तीसरा ऑप्शन है हमारा indifference curves can never intersect each other। और चौथा ऑप्शन है हमारा a higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than the lower indifference curve। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। indifference curve slope downwards to the left is not the property of indifference curve analysis। कभी भी indifference curve लेफ्ट के साइड डाउनवर्ड स्लोप नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल इज अ। कैपिटल क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा ऑप्शन कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तीसरा ऑप्शन कैपिटल इज बोथ ए एंड बी। चौथा ऑप्शन कैपिटल इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 203 है और क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन सा एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। दूसरा ऑप्शन रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग। तीसरा ऑप्शन इनोवेशन और चौथा ऑप्शन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। कैसे, जरा समझते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फंक्शन एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है। एंटरप्रेन्योर उस आदमी को कहते हैं जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क लेता है। उदाहरण स्वरूप आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि सपोज कीजिए कि आपके पिताजी ने आपको 10 लाख रुपए दिए बिजनेस करने के लिए। तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हुए, आप हुए मैनेजर। क्योंकि आपके पिताजी ने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो वो बन गए एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो बिजनेस में अपना पैसा लगा करके रिस्क लेता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा फीचर एक एंटरप्रेन्योर का फीचर नहीं है। पहले इन्होंने ऑप्शन दिया था इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करना, एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, और रिसोर्सेज जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका कोऑर्डिनेशन करना। ये दोनों फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस होते हैं। दूसरा कहा जा रहा है रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग। तो अनसर्टेनिटी को भी बेयर करना और रिस्क भी बेयर करना एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है। तीसरा कह रहे हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो दिमाग में की जाती है और समहाउ वी कैन कॉल इट एज अ क्रिएटिव आइडिया या आइडिया विथ क्रिएटिविटी। तो जो बिजनेस होते हैं उनके जो बिजनेसमैन होते हैं उनके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं, तभी नए नए हमको बिजनेस देखने को मिलते हैं। तो ये 3 फंक्शंस तो हैं, लेकिन चौथा फंक्शन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो एंटरप्रेन्योर है जिसने अपने पास सेव करके पैसा रखा है वो उसको मोबिलाइज नहीं करता, वो उसको अपने पास ही रखता है, एज अ कैपिटल अपने पास रखता है। उसको भी पैसे की जरूरत होती है, वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपने बिजनेस में ही लगाता है, उसे बार बार इन्वेस्ट करता है।
तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो कभी भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को कहीं बाहर मोबिलाइज नहीं करता, कोशिश करता है उसी के पास ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 204 और क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड आर। कितने टाइप्स के बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं? ठीक है, इनमें से कौन कौन सा सही है जरा बताइएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा ऑप्शन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, तीसरा ऑप्शन बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड आर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तीनों तरीके के बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 205 है और क्वेश्चन है हमारा A full-fledged department of family planning was created in India in the year। एक full-fledged department family planning का हमारे देश में, इंडिया में किस साल में क्रिएट किया गया था? We have 4 options। पहला ऑप्शन 1950, दूसरा ऑप्शन 1951, तीसरा ऑप्शन 1966 और चौथा ऑप्शन 1955। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1966। 1966 वो साल था जब हमारे देश में, इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट, फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट बनाया गया था फैमिली प्लानिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 206 और क्वेश्चन है लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इज। भारत के अंदर लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मतलब जहां पे बहुत बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है? ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर जहां लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, वो स्टेट कौन सा है हमारे देश में? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन नागालैंड और चौथा ऑप्शन त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड पहाड़ी एरिया है और वहां जंगल बहुत है और लोग बहुत कम रहते हैं वहां पे। पहाड़ी एरिया में कंपैरेटिवली लोग बहुत कम रहेंगे, आपको मालूम है। वो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 207 और क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इज इन। हमारे देश के अंदर इन चारों प्लेसेस में से, चारों जगह में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की? पहला ऑप्शन पंजाब और दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं हमारे देश में। और ये मैं बात करूं पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा डेंसिटी दिल्ली की है। पूरे भारत में और कोई स्टेट इतना या और कोई सिटी या प्लेस इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है जितना दिल्ली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 208 और क्वेश्चन है हमारा वेल्थ टैक्स वाज अबॉलिश्ड इन द ईयर। भारत से वेल्थ टैक्स किस साल में अबॉलिश किया गया? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1985, दूसरा ऑप्शन 1998, तीसरा ऑप्शन 2005 और चौथा ऑप्शन फॉल्स, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फॉल्स। ये सवाल ही गलत है। हमारे देश में से आज तक वेल्थ टैक्स कभी अबॉलिश नहीं हुआ और ना कभी अबॉलिश होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ा है या जानकारी है तो आप जानते हैं कि जो नेशनल इनकम है ना, वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ठीक है, अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अमीर लोगों से टैक्सेस लेती है और गरीब लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो वेल्थ टैक्स उनके लिए जिनके पास ढेर सारा वेल्थ है। तो ये हमारे देश से कभी खत्म नहीं हो सकता, खास तौर पे उन देशों से जो डेवलपिंग नेचर के हैं, जो डेवलपिंग नेचर के हैं और जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फॉल्स, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 209 है और क्वेश्चन है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी। इनमें से क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकता? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी लेस देन 1,
दूसरा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 1। तीसरा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 0। और चौथा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 0। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 0। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 और क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। प्रेजेंटली बात करें 2020 चल रहा है और 2020 क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये जो मेंबरशिप है ना, ये बढ़ती जाती है, घटती तो नहीं है, ये इंक्रीज करती चली जाती है। तो अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 के हिसाब से, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, 2020 का साल चल रहा है, तो इस हिसाब से क्या सही आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा। द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 184, दूसरा ऑप्शन 164, तीसरा ऑप्शन 150 और चौथा ऑप्शन 177। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 164। लास्ट कंट्री जो 164th कंट्री है वो है अफगानिस्तान, जो अभी रिसेंट क्या बोले, जो अभी लास्टली मतलब जो आखिरी कंट्री ऐड हुआ है वो, और वो ऐड हुआ था 2016 के साल, आज से 4 साल पहले ऐड हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज 164। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 211 है और क्वेश्चन है हमारा इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल, इट इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन इनफाइनाइट, तीसरा ऑप्शन इक्वल टू 1 और चौथा ऑप्शन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 0। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 उस सिचुएशन में है जब 10% प्राइस इंक्रीज कर जाता है लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई है वो चेंज नहीं होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0, प्राइस बढ़ने के बाद भी अगर सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है तो इलास्टिसिटी वहां 0 है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 212 है और क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एग्जामिन द प्रोडक्शन फंक्शन विथ। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो प्रोडक्शन फंक्शन को एग्जामिन करता है इनमें से किस रीजन से। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1 फैक्टर वेरिएबल एंड ओनली 1 फैक्टर इज फिक्स्ड। एक फैक्टर वेरिएबल है और एक फैक्टर फिक्स्ड है। दूसरा ऑप्शन 1 फैक्टर वेरिएबल कीपिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। एक फैक्टर वेरिएबल है और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है। तीसरा ऑप्शन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स द प्रोडक्शन फंक्शन विथ 1 फैक्टर वेरिएबल कीपिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 213 है और क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। जो लॉ है नेगेटिव रिटर्न का, उसमें इन्होंने कहा है कि थर्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताइए। ठीक है, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस एमपी इज पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस एमपी इज 0। तीसरा ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस एमपी इज नेगेटिव और चौथा ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एमपी इज कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा इफ द जीडीपी इज 20% हायर देन द लास्ट ईयर। अगर पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल जीडीपी हमारी 20% ज्यादा है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 9% है, तो देन द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय। तो जो इकोनॉमी का प्रोडक्शन है वो कितने परसेंट से बढ़ा है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं वापस रीड आउट करता हूं। इफ द जीडीपी इज 20% हायर देन द लास्ट ईयर एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 9%,
then production in the economy has grown by how much percent? We have 4 options. पहला ऑप्शन है हमारा 8%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 11%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 20% और चौथा ऑप्शन है हमारा 9%. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 11%. ठीक है, 9% इन्फ्लेशन बढ़ गया और 11% प्रोडक्शन बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया. तो 20% इज जीडीपी का भी, पिछले साल का जीडीपी का 20% बढ़ तो गया. ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 215 और क्वेश्चन है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन. जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन ऑर्डिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन कार्डिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑर्डिनल यूटिलिटी. जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 216 है और क्वेश्चन है हमारा द डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज. जो डिमांड कर्व है उसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन है हमारा एवरेज यूटिलिटी कर्व. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एवरेज रेवेन्यू. द डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेवेन्यू. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 217 और क्वेश्चन है हमारा सप्लाई ऑफ गुड एंड इट्स प्राइस हैव. जो सप्लाई ऑफ गुड है और उसका जो प्राइस है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन नेगेटिव रिलेशनशिप. देखिए ध्यान से समझिएगा, इन्होंने सप्लाई की बात की है, ऐसे क्वेश्चंस डिमांड के ऊपर भी आते हैं. ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और उसका प्राइस हैव किस टाइप का रिलेशनशिप? पहला ऑप्शन नेगेटिव रिलेशनशिप, दूसरा ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप, तीसरा ऑप्शन नो रिलेशनशिप और चौथा ऑप्शन पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इनवर्स रिलेशनशिप. सप्लाई ऑफ गुड एंड इट्स प्राइस हैव इनवर्स रिलेशनशिप. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 218 है और क्वेश्चन है हमारा एमसी कर्व कट्स एवीसी कर्व एट व्हाट पॉइंट, विच पॉइंट. जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को कहां कट करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एट इट्स फॉलोइंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन एट इट्स मिनिमम पॉइंट, तीसरा ऑप्शन एट इट्स राइजिंग पॉइंट और चौथा ऑप्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एट इट्स मिनिमम पॉइंट. जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को मिनिमम, उसकी जो मिनिमम पॉइंट है ना वहां पे कट करता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 219 है और क्वेश्चन है हमारा TRYSIM स्टैंड्स फॉर. इसका फुल फॉर्म बताना है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा ट्रेनिंग रीजनल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रेनिंग रायपुर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और चौथा नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है TRYSYM स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 220 है और क्वेश्चन है हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन है PNB दैट इज पंजाब नेशनल बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक इज एग्जांपल ऑफ सेमी प्राइवेट बैंक्स, दूसरा ऑप्शन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तीसरा ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और चौथा ऑप्शन सेमी पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ये तीनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 221 है और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स रेफर्स टू. जो कमर्शियल बैंक द्वारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है ना वो किससे रिलेटेड है, उसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है. पहला ऑप्शन है हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा CRR एंड SLR, तीसरा ऑप्शन है हमारा CRR
और चौथा इन्होंने ऑप्शन दिया है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी टू बी गिवन बाय द बोरोवर्स टू द बैंक एंड द अमाउंट ऑफ लोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो जितनी वैल्यू की हम प्रॉपर्टी देते हैं तो बैंक कंपैरेटिवली हमें सिर्फ 60 to 65% तक का लोन प्रोवाइड कराता है। ये 30 to 35% होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जो सारे बैंक्स अपने पास, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है ना, वो अपने पास इतना मार्जिनल रखते हैं। ठीक है, ये मार्जिनल सेट कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट सेट करता है, और मैक्सिमम लोन इतना मिलता है 60 to 65%। जो बच गया 30 to 35% ये बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा 100% दे दिया जाए तो दुनिया तो अपनी प्रॉपर्टी बैंक को बेचना शुरू कर दे, तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। द मार्जिनल रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी टू बी गिवन बाय द बोरोवर्स टू द बैंक एंड द अमाउंट ऑफ लोन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222 है, और क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, अकाउंटिंग प्रॉफिट किसके बराबर है? वी हैव 4 ऑप्शंस, मतलब 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, और चारों फॉर्मूलाज में से आपको बताना है अकाउंटिंग प्रॉफिट का सही फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा। दूसरा ऑप्शन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। तीसरा है हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन है हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट इज हमारा लागत, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223, और क्वेश्चन है हमारा आरबीआई हैज डैश। आरबीआई के ब्रांचेस की बात की जा रही है, तो मैं आरबीआई के बारे में आपको बता दूं कि आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं है। इट हैज 4 जोनल ऑफिसेस एंड 19 रीजनल ऑफिसेस। तो आरबीआई हैज नो ब्रांचेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आरबीआई हैज नो ब्रांचेस बट इट हैज 4 जोनल ऑफिसेस एंड 19 रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, और क्वेश्चन है हमारा इफ फर्म्स एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉलोइंग देन मार्जिनल कर्व मस्ट बी। अगर एक फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा है तो जो मार्जिनल कर्व होगा ना उसका क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉलिंग, दूसरा ऑप्शन राइजिंग, तीसरा ऑप्शन बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व। If firm's average cost curve is falling, then marginal cost curve must be below average cost curve. Option C is the correct answer for the given question. हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 225, और क्वेश्चन है हमारा फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज गिवन बाय। इंडिया के अंदर फिस्कल पॉलिसी कौन देता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देता है, और फिस्कल पॉलिसी जो होता है जहां पे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की बात की जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नंबर 226, और क्वेश्चन है विच इज नॉट द मेन एम ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। वी हैव 4 ऑप्शंस। इन्होंने सवाल पूछा है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का इनमें से कौन सा एम नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, दूसरा ऑप्शन यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चाइल्ड अप टू 14 इयर्स ऑफ एज, तीसरा ऑप्शन अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के दिए गए तीनों जो ऑप्शंस हैं वो तीनों एम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227 है, और क्वेश्चन है हमारा द गोल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज टू मेक एन एक्सपेंडिचर ऑफ %% ऑफ जीडीपी। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसमें जीडीपी का कितना % खर्च किया जाएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 5% ऑफ जीडीपी एज एन एक्सपेंडिचर,
ऑन द गोल टू अकम्प्लिश नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन 7%, तीसरा ऑप्शन 6% और चौथा ऑप्शन 8%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6%। द गोल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज टू मेक एन एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ जीडीपी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 है और क्वेश्चन है हमारा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शोज द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री स्कूल इन द एज ग्रुप ऑफ। जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं उनका एज ग्रुप क्या है, जो सबसे बड़ा एक प्रपोर्शन है, ठीक है। मेनली किस एज ग्रुप के बच्चे एलिमेंट्री स्कूल जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 6 years to 10 years, दूसरा ऑप्शन 6 years to 14 years, तीसरा ऑप्शन 6 years to 8 years और चौथा ऑप्शन 4 years to 10 years। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6 years to 4 years। Gross enrollment ratio shows the proportion of children in elementary school in the age group of 6 years to 14 years. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 और क्वेश्चन है हमारा VSAT stands for, VSAT stands for, ठीक है, फुल फॉर्म बताना है VSAT का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन वेरियस स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, तीसरा ऑप्शन वेरी स्मॉल एप्लीकेशन टर्मिनल्स और चौथा ऑप्शन वैल्यूएबल स्मॉल एपर्चर टर्मिनल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है VSAT स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230 है और क्वेश्चन है हमारा, ऑन एन एवरेज वन पोस्ट ऑफिस सर्व्स, एक पोस्ट ऑफिस कितने स्क्वायर किलोमीटर को ऑन एन एवरेजली सर्व करता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 18 स्क्वायर किलोमीटर्स, दूसरा ऑप्शन 21 स्क्वायर किलोमीटर्स, तीसरा ऑप्शन 31 स्क्वायर किलोमीटर्स और चौथा ऑप्शन 51 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 21 स्क्वायर किलोमीटर्स। ऑन एन एवरेज वन पोस्ट ऑफिस सर्व्स 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231 है और क्वेश्चन है हमारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस डैश नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। जो इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कितने एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 82 एयरपोर्ट्स, दूसरा ऑप्शन 93 एयरपोर्ट्स, तीसरा ऑप्शन 92 एयरपोर्ट्स और चौथा ऑप्शन 103 एयरपोर्ट्स। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें दिया ही नहीं है। अभी लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से 2020 की हम आपसे बात करें, अभी अप्रैल 2020 चल रहा है, तो 2020, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो सकता है, मैं आपको अभी लेटेस्ट डेटा दे देता हूं कि 2020 के अप्रैल महीने के हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अप्रैल माउस से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, 2020 के हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुल मिलाकर के 137 एयरपोर्ट्स मैनेज कर रहा है, ठीक है, 137 एयरपोर्ट्स मैनेज कर रहा है, जिसमें 104 जो है वो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, 23 सिविल एयरपोर्ट्स है और 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है 137 एयरपोर्ट्स। जो ऑप्शन में नहीं है, चलिए किसी एक को हम ऑप्शन बना देते हैं, जैसे 93 को काट करके चलिए हम क्या करते हैं, इसको 103 बना देते हैं, सॉरी 137 है, 137, ठीक है, 137 एयरपोर्ट्स, ठीक है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 137 एयरपोर्ट्स आर द टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स विच इज मैनेज्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ था, तो मैंने गूगल करके देखा, तो मुझे सही जानकारी मिली। आप भी गूगल करके, वैसे मैंने देख लिया, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कितने मैनेज करती है, तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है वो 137 है, जिसमें 104 डोमेस्टिक है, 23 सिविल है और 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 232 और क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज डैश % ऑफ वर्ल्ड एरिया। भारत के पास वर्ल्ड एरिया का कितना प्रतिशत हिस्सा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 1.2%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन है 16.7% और चौथा ऑप्शन है 7%।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th आंसर गलत है। पूरी दुनिया का 18% पॉपुलेशन इंडिया में है, तो मिलता जुलता ये जो था ये भी गलत है। 1.2 भी गलत है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि सही आंसर है, ज्योग्राफी में पढ़ा था, इट इज 2.4%। इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233 और क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वो कितने समय ऑन एन एवरेज जी सकता है भारतीय सरकार के हिसाब से। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 58 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 60 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 65 ईयर्स और चौथा ऑप्शन 50 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 65 ईयर्स। 65 years is the approximately life expectancy of the people living in India। वैसे 64 हो चुका है जो मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ा था, लेकिन ऑप्शन में 65 है तो 65 ही आप करेंगे टिक। अगर 64 होगा तो आप 64 टिक करके आइएगा, ठीक है। इस हिसाब से 65 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 234 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा लिटरेसी है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन केरला, तीसरा ऑप्शन कर्नाटका और चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केरला। केरला इज द स्टेट, इज द फर्स्ट स्टेट और कह सकते हैं ओनली स्टेट जहां पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है। इट इज 100% लिटरेसी। वहां के भिखारी लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं। भिखारी मतलब दे आर द वेरी पुअर पीपल। बेगर्स भी अंग्रेजी बोलते हैं, उनको इंग्लिश आती है, उनको लैंग्वेजेस। अच्छा, लिटरेसी की परिभाषा बोले ना, देखिए इंग्लिश बोलने का मतलब जरूरी नहीं इंसान लिटरेट हो। लिटरेसी का मतलब ये होता है, इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और रिप्लाई दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, अपना नाम लिख सकते हैं, तो आप लिटरेट हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि समझना, क्योंकि छोटे बच्चे भी एक लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, जवाब दे देते हैं, लेकिन दे आर किड्स। यहां पे बोला जा रहा है कि आपको पढ़ना है, समझना है, जवाब देना है और अपना नाम लिख लेना, ठीक है। तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे वहां के 100% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन कोई भी एक भाषा पढ़ सकती है। जरूरी नहीं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बहुत ज्यादा वहां पे है, क्योंकि आई हैव बीन देयर फॉर 3 years। मैं 3 साल केरला में रहा हूं तो मुझे मालूम है, ठीक है। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। एवरीवन का मतलब जितने लोगों से मैं मिला सबके सब अंग्रेजी में बात करते हैं। दे फाइंड डिफिकल्ट टू स्पीक इन हिंदी बट दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। इट इज केरला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 235 है और क्वेश्चन है हमारा इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड इनकम। इंडिया का शेयर वर्ल्ड इनकम में कितना है, ठीक है। और ये मैंने गूगल किया था, 2020 अप्रैल की बात हो रही है, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये उस टाइम की बात हो रही है। तो इंडिया का शेयर वर्ल्ड इनकम में कितना है। पहला ऑप्शन 5%, दूसरा ऑप्शन 16.7%, तीसरा ऑप्शन 4.5% और चौथा ऑप्शन 2.4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 4.5%। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 4.5%। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 236 है और क्वेश्चन है हमारा एवरी डैश पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 6th, दूसरा ऑप्शन 3rd, तीसरा ऑप्शन 5th और चौथा ऑप्शन 7th, ठीक है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने गरीब हैं उनमें कितने गरीब, मतलब हर कितने नंबर वाले गरीब ना इंडियंस हैं। मतलब एक बार ऑप्शन मैं बता दूं फिर अच्छे से समझाता हूं आपको। वैसे आपको समझ में आ गया होगा समझाना क्या, लेकिन फिर भी आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। थोड़ा मैं भी देख लूं मैं कितना समझा सकता हूं। तो इसका सही आंसर है 3rd। एवरी 3rd पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। दुनिया का हर तीसरा गरीब इंसान का मतलब पॉवर्टी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। भारत में ज्यादातर जो गरीबी मेजर की जाती है वो रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं कि हम उनके कंपेरेटिव बहुत गरीब हैं। लेकिन असली में जो पॉवर्टी होती है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, जहां पे इंसान बचपन से ही गरीब होता है, कंपैरिजन वाली बात ही नहीं होती, जहां पे वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। तो दुनिया में जितने गरीब है ना उनमें हर तीसरा गरीब इज एन इंडियन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 237 है और क्वेश्चन है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू। पॉपुलेशन की डेंसिटी
से क्या तात्पर्य है, मतलब refers to what? We have 4 options. पहला ऑप्शन है number of persons per square kilometer. दूसरा ऑप्शन है हमारा number of persons per square kilometer of land excluding forest and rivers. तीसरा ऑप्शन नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग रिवर्स एंड सीज इन द कंट्री. और चौथा ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स. इट हार्डली मैटर्स कि वो सी है या लैंड है या क्या है या रिवर है या नहीं है. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर कितने हैं. ठीक है, डेफिनेशन बस इतनी है और कोई बात नहीं कही गई है कि उसमें लैंड आएगा, रिवर आएगा, सी आएगा, क्या नहीं आएगा. तो हम सिर्फ एक ही चीज मान के चलेंगे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. हिंदी में कहते हैं घनत्व. ठीक है, डेंसिटी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238 है. क्वेश्चन है हमारा इंडियाज प्रेजेंट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज. इंडिया की जो प्रेजेंट डेंसिटी है ना पॉपुलेशन की, वो कितनी है एज ऑन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 के हिसाब से. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 344 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. दूसरा ऑप्शन 464 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. तीसरा ऑप्शन 390 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. और चौथा है 440 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 464 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. ये एकदम लेटेस्ट डेटा है एज ऑन अप्रैल 2020. इंडिया की प्रेजेंट डेंसिटी पॉपुलेशन की है 464 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239 है और क्वेश्चन है हमारा जीनी कोएफिशिएंट इज ऑफन यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इन. जो जीनी कोफिशिएंट है ना, वो जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है किस टर्म्स में. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एब्सोल्यूट टर्म्स. दूसरा ऑप्शन रिलेटिव टर्म्स. तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी. और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलेटिव टर्म्स. जो जीनी कोफिशिएंट है वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है पॉवर्टी को मेजर करने में इन द रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव टर्म्स में मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है जीनी कोफिशिएंट. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240 और क्वेश्चन है हमारा द डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्सन्स. ठीक है, अभी वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे. तो इन्होंने बोला इनमें से क्या इस्तेमाल होता है डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्सन्स. 1000 लोगों में कितने लोग लेबर्स हैं वो डिफाइन करने में. पहला ऑप्शन है हमारा WPR जिसे कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट. दूसरा ऑप्शन है हमारा LFPR जिसे कहते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तीसरा है CWS दैट इज कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी. और चौथा है CDS. पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दे देते हैं. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B, LFPR. The LFPR is defined as the number of persons in the labor force per 1000 persons. ठीक है, ऑप्शन B is the correct answer. फुल फॉर्म में वापस रिपीट कर रहा हूं. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्सन्स. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241 है और क्वेश्चन है हमारा एन एक्सपेंशन इन द सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय अ. जो गुड है उसके एक्सपेंशन, जो सप्लाई का जो एक्सपेंशन है वो किसके द्वारा होता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स. दूसरा ऑप्शन है फॉल इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स. तीसरा ऑप्शन है फॉल इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और चौथा है ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो प्राइस से रिलेटेड होता है. सप्लाई तब एक्सटेंड करता है या तब एक्सपैंड करता है जब प्राइस बढ़ जाता है. ठीक है, अगर आप सप्लायर हैं तो जब प्राइस बढ़ेगा तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे. ठीक है, एन एक्सपेंशन इन द सप्लाई ऑफ गुड इज कॉज्ड बाय अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242 है और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इनमें से कौन से ऐसे टाइप्स के गुड्स हैं जिनकी सबसे कम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सप्लाई की बात की जा रही है तो सप्लाई के को अपने ध्यान में रख करके हम इसका जवाब देंगे. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है लग्जरी गुड्स. दूसरा ऑप्शन नेसेसिटीज. तीसरा ऑप्शन सॉल्ट.
और चौथा ऑप्शन पेरिशेबल गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेसेसिटीज। ठीक है, नेसेसिटीज वो चीजें होती हैं जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एकदम लोएस्ट होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243 है और क्वेश्चन है हमारा, अ कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड नोन एज। एक ऐसा कॉस्ट जो कमिट कर दिया गया है जिससे आप वापस पीछे हट नहीं सकते। ठीक है, वचन दे दिया है, अब आप पीछे नहीं हट सकते, मतलब आपने बोल दिया है, आपने कमिट कर दिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते। उस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट कहते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है संक कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन फुल कॉस्ट, चौथा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संक कॉस्ट। संक कॉस्ट is a cost that has already committed and cannot be recovered। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 है और क्वेश्चन है हमारा, टू गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड। वो गुड्स जिसमें दो तरीके के गुड्स हैं, ठीक है, एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको मालूम है ना ये कौन से गुड्स होते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिप्लेसमेंट गुड्स, दूसरा ऑप्शन सब गुड्स, तीसरा ऑप्शन सब्सटीट्यूटेड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सब्सटीट्यूटेड। दो सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जहां पे एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245 है और क्वेश्चन है हमारा, इंफीरियर गुड्स इज अ गुड फॉर विच अदर थिंग्स इक्वल एंड इंक्रीज इन डैश लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनकम, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन प्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इनकम। इंफीरियर गुड इज अ गुड फॉर विच अदर थिंग्स इक्वल एंड इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड। मतलब इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जहां पे इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246 है हमारा और क्वेश्चन है हमारा, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक बिहेवियर किसका पढ़ते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इंडिविजुअल, दूसरा ऑप्शन अ फर्म, तीसरा ऑप्शन इंडस्ट्री और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक इंडिविजुअल को तो हम स्टडी करते हैं माइक्रो में, एक फर्म को भी स्टडी करते हैं, या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 है और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एज नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। दूसरा ऑप्शन, रॉबिन्स हैज मेड इकोनॉमिक्स एज अ फॉर्म ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तीसरा ऑप्शन, द लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज ट्रू और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। एज नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हेन। हमारा क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है कि एक इकोनॉमी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किस कंडीशन पे अचीव करती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, दूसरा ऑप्शन, द हाईली स्किलफुल रिसोर्सेज इन द कंट्री आर फुली एम्प्लॉयड, तीसरा, ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249 और क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स विच। इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, विच कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन, विच ओबे द लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा, which are limited to man-made goods और चौथा, are limited to supply and are scarce। तो इकोनॉमिक गुड्स हम किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स विच आर लिमिटेड टू सप्लाई एंड आर स्केयर्स। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स की तो शुरुआत यहीं से करते हैं ना,
स्केर्सिटी से शुरू हो जाती है, लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला ऑप्शन, देखिए एक्टिविटी का मतलब ये होता है कोई भी काम करना इज एन एक्टिविटी। इफ यू आर स्लीपिंग, आप एक्टिविटी कर रहे हो, इफ यू आर रीडिंग बुक्स, आप एक्टिव, कुछ भी करना इज एन एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे करने से आपको पैसे की कमाई हो जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इन्होंने सवाल पूछा है कि इन चारों में से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दूसरा ऑप्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तीसरा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो ऑप्शन बी को लेकर के कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251 है, और क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमी इज नाउ अ मिथ ओनली, एज नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज हैविंग दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम आज के समय में एक तरीके का मिथ है जो दुनिया में सस्टेन नहीं करता है, सिर्फ मान के चला जाता है कि ऐसा एक इकोनॉमिक सिस्टम है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन मिक्स्ड इकोनॉमी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी आज के टाइम पे मिथ है। आपको मालूम है सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे कोई भी काम करने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। बहुत सोच विचार करके गवर्नमेंट अलाउ करती है, लाइसेंस देती है कोई भी काम करने के लिए। तो ये एक प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी आज अप्रैल 2020 का जो टाइम चल रहा है इसके डेट के हिसाब से मिथ बन गया है, क्योंकि रियलिटी में ये चीज कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। रही बात मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी 1948 से शुरू हो गया था। उसके पहले इंडिया की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में शासन कर रहे थे, और 1948 के बाद से लेकर के आज तक मिक्स्ड इकोनॉमी चली आ रही है, और ये फ्यूचर में भी चलती रहेगी। रीजन ये है कि मिक्स्ड इकोनॉमी की मदद से हमारे देश ने बहुत तेजी से तरक्की की है। रही बात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि जिसे कहते हैं पूंजीवादी देश, जहां पे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट को टैक्सेस से मतलब होता है, और गवर्नमेंट हर एक चीज आपको अलाउ कर देती है कि आपको जो मर्जी वो करो, हमको किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी आज के टाइम पे प्योर मिथ है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 252 है, और क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड्स डिक्रीजेस एज इनकम राइजेस देन इनकम इलास्टिसिटी इज। हमसे सवाल पूछा गया है, बताइए इनकम इलास्टिसिटी कैसे होगी जब आपकी इनकम बढ़ेगी और आप एक पर्टिकुलर गुड पे प्रोपोर्शनेट इनकम खर्च करना कम कर देंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन 1, और चौथा ऑप्शन 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेस देन 1। क्वेश्चन है, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड्स डिक्रीजेस एज इनकम राइजेस देन इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, और क्वेश्चन है हमारा, इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, अगर दो गुड्स पूरी तरीके से अनरिलेटेड हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, देन क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज, तब इन दोनों गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 0, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1, तीसरा ऑप्शन है हमारा इनफाइनाइट, और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 0, क्योंकि दोनों गुड्स में कोई एक हिसाब से रिलेशन ही नहीं है। इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड देन क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज
0. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, और क्वेश्चन है हमारा द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइसेस बाय 20%. एक हाउस होल्ड का इनकम 20% बढ़ गया. द डिमांड फॉर कंप्यूटर राइसेस बाय 50%. तो जो कंप्यूटर के डिमांड्स थे वो 50% बढ़ गए. दिस मीन्स कंप्यूटर इज अ और एन. इसका मतलब कंप्यूटर किस तरीके का गुड्स है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इंफीरियर गुड्स. सवाल पूछा गया है कि एक हाउस होल्ड का इनकम बढ़ने के बाद अगर हाउस होल्ड का इनकम 20% बढ़ रहा है तो कंप्यूटर की डिमांड 50% बढ़ जा रही है. तो बताइए कंप्यूटर कैसा गुड है. तो पहला ऑप्शन इंफीरियर गुड्स, दूसरा ऑप्शन लग्जरी गुड्स, तीसरा ऑप्शन नेसेसिटी गुड्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लग्जरी गुड्स. ठीक है, कंप्यूटर इज अ लग्जरी गुड क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने के बाद इसकी डिमांड आपकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ गई. तो इट्स अ लग्जरी गुड्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स. इनमें से हम इकोनॉमिक्स में किसको प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे. पहला ऑप्शन टीचिंग सीए स्टूडेंट्स इन सीए इंस्टीट्यूट बाय अ टीचर. सीए इंस्टीट्यूट में सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक टीचर द्वारा. दूसरा ऑप्शन सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के सामने गाना गाना. तीसरा ऑप्शन फ्लाइंग काइट फॉर प्लेजर. चौथा ऑप्शन टीचिंग टू फ्रेंड्स इन अ लाइब्रेरी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि यहां कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है और यहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है. ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं हो रही है, यहाँ पैसा कमाने के लिए हो रही है. तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्शन बोलेंगे क्योंकि वहां कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, कुछ नॉलेज का प्रोडक्शन हो रहा है, हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं कंपैरेटिवली. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, और क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. इनमें से कौन सा लैंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. जो धरती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड जो आता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. पहला ऑप्शन लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी एंड यूजेस. क्या ये लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड का, लैंड इज हाईली इमूवेबल. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी. और चौथा द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी. तो सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी में कहा गया था द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब लैंड की जो सप्लाई है उसे हम अपने डिमांड के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी मतलब अगर हमें लैंड की जरूरत है तो हमने लैंड बढ़ा लिया, बना लिया, इंक्रीज कर लिया, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता. तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हम कभी भी लैंड को इलास्टिक नहीं समझते, ना वो होता है, उसका नेचर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, और क्वेश्चन है हमारा फिस्कल पॉलिसी इज गिवन बाय. देश के अंदर फिस्कल पॉलिसी कौन देता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दूसरा ऑप्शन है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तीसरा ऑप्शन है हमारा प्लानिंग कमीशन और चौथा ऑप्शन है हमारा पार्लियामेंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. फिस्कल पॉलिसी कौन देता है हमारे देश में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, तो ऑप्शन बी होता. लेकिन हमारे देश में, इंडिया के अंदर फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, और क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया एक्सेप्ट इन द इलेक्शन ईयर बजट इज गिवन ऑन. भारत के अंदर बजट किस डेट में दी जाती है एक्सेप्ट इलेक्शन वाले साल को छोड़ के. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है लास्ट डे ऑफ मार्च. दूसरा ऑप्शन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल. तीसरा ऑप्शन 1 जनवरी और चौथा ऑप्शन 1 फरवरी. तो अगर मैं बात करूं इन द ईयर 2020 तो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था और इन द ईयर 2017 रेलवे बजट्स को भी नॉर्मल बजट्स में इंक्लूड कर दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. ठीक है, तो
हमारे देश में जो बजट पेश किया जाता है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है हर साल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, और क्वेश्चन है हमारा एसडीआर स्टैंड्स फॉर। आपको मालूम है ना एसडीआर जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक करेंसी है जिसका जो वैल्यू है हर रोज बदलता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 189 मेंबर्स हैं और हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि एसडीआर का फुल फॉर्म बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सिक्योरिटी ड्रॉइंग राइट्स, दूसरा ऑप्शन सुपर ड्रॉइंग राइट्स, तीसरा ऑप्शन सिस्टमैटिक ड्रॉइंग राइट्स और चौथा ऑप्शन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। जो मेंबर नेशंस होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उनको एक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दी जाती है, उसे हम एसडीआर कंसीडर करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, और क्वेश्चन है हमारा पीटीए स्टैंड्स फॉर। पीटीए का फुल फॉर्म बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्राइवेट ट्रेड एग्रीमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा पब्लिक ट्रेड एग्रीमेंट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा प्लूरिलेटरल ट्रेड ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पीटीए स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, और क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। ये सवाल 15 अप्रैल 2020 के हिसाब से पूछा जा रहा है कि 15 अप्रैल 2020 के हिसाब से बताइए, मतलब मैं एकदम लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ मेंबर्स बताइए आप 15 अप्रैल 2020 के बेसिस पे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 177, दूसरा ऑप्शन 175, तीसरा ऑप्शन 164 और चौथा ऑप्शन 177। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 164। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 15 अप्रैल 2020 इज 164। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, और क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कम्स अंडर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इनमें से किसके अंडर काम करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, तीसरा ऑप्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कम्स अंडर वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कम्स अंडर वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा टू हेल्प इट्स मेंबर कंट्रीज इन द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर टेरिटरीज, दूसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, तीसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, और आखिरी ऑप्शन है टू एनकरेज प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट बाय प्रोवाइडिंग गारंटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। वर्ल्ड बैंक का यह फंक्शन नहीं होता टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, बाकी तीनों फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 264, और क्वेश्चन है हमारा आईबीआरडी, जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, वॉज सेटअप इन। आईबीआरडी के बारे में पूछा गया क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो बाद में नाम पड़ा था, स्टार्टिंग में तो आईबीआरडी नाम था। आईबीआरडी कब किस साल में सेटअप हुआ था? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 1964, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1945 और चौथा ऑप्शन है 1919। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1945। आईबीआरडी वाज सेटअप इन द ईयर 1945। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, और क्वेश्चन है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज इज इक्वल टू। जब फिस्कल डेफिसिट में हम बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, तीसरा ऑप्शन है हमारा कैपिटल डेफिसिट और चौथा ऑप्शन है हमारा बजट डेफिसिट।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बजट डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में जब हम बोरोइंग्स को और अदर लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बजट डेफिसिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266, और क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्रीज इन SLR विल रिजल्ट इन। अगर हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा एन इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा ऑप्शन अ डिक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा ऑप्शन एन इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, और चौथा ऑप्शन नो चेंज इन फिजिकल डेफिसिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नो चेंज इन फिजिकल डेफिसिट। आपको मालूम है फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट एक हिसाब से जो फिजिकल पॉलिसी बनाती है वो जो हमारी गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है उसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, तो उसे SLR से क्या लेना देना। SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है ना, लिक्विड फॉर्म में करेंसी, जो भी उनकी जो करेंसी अपने पास रखते हैं ताकि डे टू डे ट्रांजेक्शन फुलफिल कर सकें। इससे फिजिकल डेफिसिट का कोई लेना देना ही नहीं है। तो an increase in SLR will result in no change in fiscal deficit. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267, और क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द लोअर इनकम ग्रुप्स। किस टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से लोअर इनकम ग्रुप्स के ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज किया जाता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिग्रेसिव, दूसरा ऑप्शन प्रोग्रेसिव, तीसरा ऑप्शन वैल्यू एडेड टैक्स, और चौथा ऑप्शन प्रोपोर्शनल टैक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम वो टैक्सेशन सिस्टम होता है जहां पे लोअर इनकम ग्रुप्स के ऊपर ज्यादा टैक्स का दबाव होता है, उनको ज्यादा टैक्सेस भरने पड़ते हैं। प्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका जैसे देश में प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब ये होता है जितना ज्यादा आप अर्न करेंगे कंपैरेटिवली उतना कम परसेंटेज आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इंडिया में जो लोग कम कमाते हैं वो ज्यादा टैक्स भरते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स, इट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268, और क्वेश्चन है हमारा, ओपन मार्केट परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय RBI विल हैव द टेंडेंसी टू। जब RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस द्वारा मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, हमारा पहला ऑप्शन है डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट इंक्रीज मनी सप्लाई। दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट डिक्रीज मनी सप्लाई। तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट इंक्रीजेस मनी सप्लाई, और चौथा ऑप्शन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट डिक्रीजेस मनी सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट इंक्रीजेस मनी सप्लाई। जब इन्होंने सवाल पूछा था कि ओपन मार्केट purchase of government bonds by RBI will have the tendency to decrease interest rates but increases money supply। ठीक है, जब अपने बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आरबीआई अगर मार्केट में जाकर के बॉन्ड्स खरीद रही है तो जाहिर सी बात है कि वो बॉन्ड्स लेकर के आ रही है, लेकिन इनफ्लो मतलब कैश की सप्लाई या मनी की सप्लाई तो बढ़ा ही रही है ना। तो जब मनी की सप्लाई बढ़ा रही है तो इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ेगा, तो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हो जाएगा साथ ही साथ, बट इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269, और क्वेश्चन है हमारा, बैंक रेट मींस, बैंक रेट का मतलब क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स टू डिपॉजिटर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट लेंड मनी टू बोरोवर्स। तीसरा ऑप्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑन इट्स लोन टू अदर कमर्शियल बैंक्स, और चौथा ऑप्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर लोन गिवन टू आरबीआई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक रेट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑन इट्स लोन टू अदर कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई जो भी लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे बैंक रेट कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270, और क्वेश्चन है हमारा, when price are rising and there is unemployment and recession in the economy, this phenomena is called. जब प्राइसेस बढ़ रही हैं, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, तो इस फिनोमेना को क्या कंसीडर करते हैं? मतलब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ रही है, तो इस कंडीशन को क्या कंसीडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन्फ्लेशन, दूसरा ऑप्शन स्टैगफ्लेशन, तीसरा ऑप्शन डिफ्लेशन और चौथा ऑप्शन रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन होती है जहां इकोनॉमी के अंदर एक हिसाब से रिसेशन आता है, लोगों के पास नौकरियां नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271, और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार मैं फिर रीड करूंगा, आप समझिएगा। व्हेन टू मच मनी चेजेस, जब बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा चेज कर रहा है बहुत थोड़े से गुड्स को, इसका रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। जो रिजल्टिंग इन्फ्लेशन है उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिफ्लेशन, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तीसरा ऑप्शन स्टैगफ्लेशन और चौथा ऑप्शन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे जो चीजों की महंगी, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप रॉ मटेरियल महंगा हो गया, मतलब जो लागत है ना वही बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए, लेबर का रेट बढ़ गया, तो इट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि हम ज्यादा पैसा देंगे और हमें वो चीज चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए आप कंपैरेटिवली ज्यादा पे करने के लिए तैयार रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहां सवाल पूछा गया था, व्हेन टू मच मनी चेजेस too few goods, the resulting inflation is called demand pull inflation. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272, और क्वेश्चन है हमारा, NLM stands for, हमें फुल फॉर्म बताना है। NLM का फुल फॉर्म क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नेशनल लिटरेसी मिशन, दूसरा ऑप्शन नेशनल लॉ मिशन, तीसरा ऑप्शन नेशनल लॉजिस्टिक मिशन और चौथा ऑप्शन नेशनल लिटरेसी मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल लिटरेसी मिशन। NLM का फुल फॉर्म नेशनल लिटरेसी मिशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 273, और क्वेश्चन है, ओवर द ईयर द इंडाइसेस ऑफ मलेरिया हैज, भारत के अंदर पिछले कुछ सालों में जो मलेरिया है वो बढ़ा है घटा है, क्या हुआ है उसके साथ? जो मलेरिया इज अ डिजीज ना, मच्छरों के काटने से जो मलेरिया हो जाता है, वो बढ़ा है घटा है, क्या हुआ उसके साथ? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंक्रीज्ड, दूसरा ऑप्शन रिड्यूस्ड, तीसरा ऑप्शन रिमेन द सेम और चौथा ऑप्शन डबल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड। पिछले कुछ समय में हमारे देश के अंदर मलेरिया से होने वाली बीमारियां जो भी हैं वो कंपैरेटिवली कम हुई हैं। ठीक है, मलेरिया कम हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274, और क्वेश्चन है हमारा, हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? वे हैव 4 ऑप्शंस और चारों ऑप्शन के बड़े शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और चौथा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275, और क्वेश्चन है हमारा, पोस्टल नेटवर्क इन इंडिया इज डैश इन द वर्ल्ड। जो इंडिया के अंदर पोस्टल नेटवर्क है ना, वो दुनिया में कितने नंबर पे आता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है थर्ड लार्जेस्ट, दूसरा ऑप्शन सेकेंड लार्जेस्ट, तीसरा ऑप्शन लार्जेस्ट और चौथा ऑप्शन 10th लार्जेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क, एक तो देश इतना बड़ा, ऊपर से लोग इतने ढेर सारे भरे हुए हैं हर जगह पे, तो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 276, और क्वेश्चन है हमारा,
विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडियन पॉपुलेशन? वो कौन सा साल था जिस साल इंडिया का जो सेंसस हुआ था उस साल इंडिया का जो पॉपुलेशन था उसको ग्रेट डिवाइड कंसिडर किया गया? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन 1931 और चौथा ऑप्शन 1941. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1921. 1921 वो ईयर था जिसे हम ग्रेट डिवाइड फॉर इंडियन पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं. रीजन ये था कि इस साल ये ओनली सेंसस था व्हेन इंडियन पॉपुलेशन डिक्लाइन. इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, 1911 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इट वाज 25 करोड़ 20 लाख अप्रॉक्स. 1911 में 25 करोड़ 20 लाख के अप्रॉक्स पॉपुलेशन थी इंडिया की. लेकिन उससे 10 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 25 करोड़ 13 लाख. अगले 10 साल में बढ़ने की जगह और 7-7.5 लाख कंपैरेटिवली इंडिया की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई. तो ये पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में और शायद आखिरी बार जब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली नेगेटिव में चली गई थी पिछले साल के मुकाबले. ठीक है, ग्रोथ नहीं हुआ था. तो ये वो ईयर था, मतलब 1921 इज द ईयर विच इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, और क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज पासिंग थ्रू डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज ऑन अप्रैल 2020. अप्रैल 2020 के हिसाब से इंडिया कौन से स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक में जा रहा है, मतलब पास कर रहा है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 4th स्टेज, दूसरा ऑप्शन 1st स्टेज, तीसरा ऑप्शन 3rd स्टेज और चौथा ऑप्शन 5th स्टेज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3rd स्टेज. इंडिया प्रेजेंटली, अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 के हिसाब से, इंडिया प्रेजेंटली इज पासिंग थ्रू 3rd स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278, और ये टैबुलर क्वेश्चन है. जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करने में थोड़ी आसानी होगी हमें. क्वेश्चन है हमारा, हमें 3 चीजें दी गई है, आर ऑफ लेबर, टोटल आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्ट. जब आर ऑफ लेबर 0 था तो टोटल प्रोडक्ट 0 था, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 था. जब आर ऑफ लेबर 1 हो गया, 1 आवर वर्क कर लिया, तो टोटल आउटपुट 200 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 200 हो गया. आर ऑफ लेबर 2 जब बोला गया तो टोटल आउटपुट नहीं पता लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट मालूम है. लेकिन हम इन दोनों को ऐड करके टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 360. तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट 2 घंटे काम करने के बाद. ठीक है, और तीसरा इन्होंने हमें बोला है कि 3 आवर काम करने के बाद टोटल आउटपुट है हमारा 480 और मार्जिनल प्रोडक्ट हमें पता लगाना है. तो हम क्या करेंगे, 360 में 480 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120. तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट भी पता चल गया. तो जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर दिया. सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड. टोटल आउटपुट बताइए जब 2 घंटे लेबर काम करेंगे. तो ऑप्शन 360, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है 360, एकदम सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, और ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 120. हमारा सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 3rd आवर ऑफ लेबर. तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा 3rd आवर ऑफ लेबर के बाद, 120. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैंने सॉल्व खुद से करके दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर एकदम सही है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तीसरे घंटे में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो 120 होगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280, और क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज अ. किसी भी कॉमोडिटी की जो सप्लाई है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन फ्लो कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन स्टॉक कॉन्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन बोथ स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लो कॉन्सेप्ट. सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281, और क्वेश्चन है हमारा, if two goods are perfect substitutes of each other then is necessarily follows that.
सवाल पूछा गया है कि अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो नेसेसरली इनमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा एन इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी कर्वीलिनियर। दूसरा ऑप्शन है हमारा एन इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी लीनियर। तीसरा ऑप्शन है हमारा एन इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। और चौथा ऑप्शन है हमारा एन इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। If two goods are perfect substitutes of each other, then is necessarily an indifference curve relating to two goods will be linear. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 282 है और क्वेश्चन है हमारा when the price of a substitute of x commodity falls, अगर commodity x के substitute की प्राइस फॉल करती है, the demand for x commodity, तब x commodity की डिमांड का क्या होगा? We have 4 options. पहला ऑप्शन false, दूसरा ऑप्शन rises, तीसरा ऑप्शन remains unchanged और चौथा ऑप्शन any of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए false। देखिए, जब दो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं तो अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस अगर फॉल करती है तो जो गुड होता है उसकी डिमांड भी फॉल कर जाएगी। इन्होंने बोला when the prices of substitute of x commodity falls, the demand for x commodity will also fall। तो यहां x कॉमोडिटी को छोड़ करके x के सब्स्टिट्यूट की तरफ सब वर्ड भागने लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 283 और क्वेश्चन है हमारा जनरली सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो सप्लाई कर्व होता है वो जनरली कैसा होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पॉजिटिव स्लोप्ड, दूसरा ऑप्शन नेगेटिवली स्लोप्ड, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, मतलब पॉजिटिव स्लोप्ड भी है और नेगेटिव स्लोप्ड भी है, और चौथा कह रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पॉजिटिवली स्लोप्ड। जनरली सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 284 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। इनमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, तीसरा ऑप्शन डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और चौथा ऑप्शन रेंट ऑफ गोडाउन। तो इनमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट नहीं है? इसमें सेकेंड वाला फिक्स कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। ये बढ़ता घटता रहता है तो फिक्स कहां से हुआ? ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 285 और क्वेश्चन है हमारा द रिलेशनशिप ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज दैट। जो एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है उनका जो रिलेशनशिप है ना उसके बारे में पूछा गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एमसी विल ऑलवेज बी लेस देन एसी, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट से कम रहेगा। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट विल बी मोर देन एवरेज कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग। तीसरा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट मे बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एवरेज कॉस्ट मे बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये रिलेशनशिप है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 286 और क्वेश्चन है हमारा Which of the following is not included in M2? ठीक है, इनमें से कौन सा M2 में इंक्लूडेड नहीं है? अब M2 कहां से आ गया? ये बैंकिंग का सवाल है, आपको मालूम है ना M1 M2, M1 में कौन कौन से मनी आते हैं और M2 में क्या क्या आता है। ठीक है, Which of the following is not included in M2? M2 में इनमें से क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है? We have 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन M1, दूसरा ऑप्शन टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक्स और चौथा टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक विद मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स विद मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर। ठीक है, तो ये M2 में इंक्लूड नहीं होता है, बाकी तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 287 और क्वेश्चन है हमारा एज द ओनली सेलर अ मोनोपोलिस्ट फेसेस डैश कर्व। ठीक है, मोनोपोलिस्ट
एज अ ओनली सेलर, मतलब मोनोपोलिस्ट आपको मालूम है ना मोनोपोली क्या होता है। जो मोनोपोलिस्ट है एज अ ओनली सेलर, सिंगल सेलर होने के नाते वो मार्केट डिमांड का मतलब किस तरीके का कर्व फेसेस डैश कर्व। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्केट डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन प्राइस कर्व, तीसरा ऑप्शन कॉस्ट कर्व और चौथा ऑप्शन क्वांटिटी कर्व। एज द ओनली सेलर अ मोनोपोलिस्ट फेसेस द market demand curve. Option A is the correct answer for the given question. As the only seller, a monopolist faces द मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइस वो खुद सेट करता है, कॉस्ट वो खुद अपना बढ़ा सकता है घटा सकता है, मतलब प्राइसेस भी बढ़ा सकता है घटा सकता है, कॉस्ट तो लागत वाली बात आ गई, क्वांटिटी उसके ऊपर है, वो बढ़ा सकता है घटा सकता है, सप्लाई जो भी है क्वांटिटी की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिमांड के हिसाब से ही तो बाकी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288, और क्वेश्चन में ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए, मतलब नन नहीं होना चाहिए, नन की जगह होना चाहिए all of the above। आप समझिएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है हमारा, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन्वॉल्व्स। जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। दूसरा ऑप्शन, इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और हैप्पीनेस। तीसरा ऑप्शन, इट हैज अ मेजरेबिलिटी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए, कार्डिनल कॉन्सेप्ट जो यूटिलिटी का होता है ना, उसमें इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, कोई गलत नहीं है इसमें। और जब साइकोलॉजिकल है तो फीलिंग वाली बात आएगी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, प्लेजर आएगा, हैप्पीनेस आएगा, उसे हम मेजर भी कर लेते हैं एक हिसाब से। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमने अपने माउस की मदद से ऑल ऑफ द अबव लिखने की कोशिश की है। ये नन गलत था, क्योंकि ये प्रिंट भी गलत हुआ था, और हमने जब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखा तो हमें समझ में आया कि नन नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। आप एक बार पढ़िएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन हो रहे हैं और तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ नन नहीं आएगा। हम तीनों में से किसी एक को पर्टिकुलरली मार्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ये बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक थी, जो टाइपिंग एरर हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289, और क्वेश्चन है हमारा, हु इज द बेस्ट फॉलोअर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बेस्ट फॉलोअर थे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एल्फ्रेड मार्शल। दूसरा ऑप्शन, डिसूजा। तीसरा ऑप्शन, होंग्रे, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एक ही नाम जो हमने बहुत अच्छे से सुना है, वो है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बेस्ट फॉलोअर थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, और क्वेश्चन है हमारा, हु इज द बेस्ट फॉलोअर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। अब एल्फ्रेड मार्शल तो कार्डिनल के थे, तो एल्फ्रेड मार्शल को हम पहले ही हटा दे रहे हैं रास्ते से। अब बचे 3, पहले हैं जे.आर. हिक्स, दूसरे हैं बाटली बॉय, बाटली बॉय, और चौथे हैं ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए, जे.आर. हिक्स। इनको समझ में नहीं आ रही है, बाटली बॉय अंग्रेजी नाम है कि हिंदी नाम है। बाटली बॉय मतलब बाटली बॉय, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जे.आर. हिक्स इज द करेक्ट आंसर। हु इज द बेस्ट फॉलोअर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच, इट इज जे.आर. हिक्स। जो थे वो ऑर्डिनल अप्रोच के बेस्ट फॉलोअर थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291, और क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व इज इक्वल टू। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लीनियर डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे किसके बराबर होता है। वी हैव 4 फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है EP इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। दूसरा फॉर्मूला, EP इज इक्वल टू दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट। तीसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय प्राइस, और चौथा कह रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस चेंज एट एनी पॉइंट डिवाइडेड बाय 100। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292, और क्वेश्चन है हमारा, विच इज और आर द एसेंशियल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के डेफिनेशन में इनमें से क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें नहीं सही हैं, क्या दिया है क्या नहीं।
एक परफेक्ट कंपटीशन में इनमें से क्या चीजें एसेंशियली होती हैं? पहला ऑप्शन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, दूसरा ऑप्शन होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, और क्वेश्चन है हमारा इफ बजट डेफिसिट इज 11,350 करोड़। अगर बजट डेफिसिट 11,350 करोड़ का है और बोरोइंग हमारी 33,300 करोड़ की है, तो हमें अब बताइए फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 11,350 करोड़, दूसरा ऑप्शन 44,650 करोड़, तीसरा ऑप्शन 33,300 करोड़ और चौथा ऑप्शन 21,950 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हमें क्या करना है फिजिकल डेफिसिट के लिए, हमें बजट का डेफिसिट और बोरोइंग को दोनों को टोटल कर देना है, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा 44,650 करोड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294, और क्वेश्चन है हमारा सर रॉबर्ट गिफिन वॉज सरप्राइज टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस विद 2 अदर गुड्स विच आर। सर रॉबर्ट गिफिन ने मतलब बड़े सरप्राइज हुए थे उन्होंने जब प्राइस ऑफ 2 गुड्स के रिलेशनशिप को देखा था। ठीक है, तो वो 2 गुड्स कौन कौन से थे? बहुत बढ़िया। तो गिफिन गुड आप जानते होंगे, गिफिन गुड की एग्जांपल भी आपको मालूम होगा, वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ब्रेड एंड राइस, दूसरा ऑप्शन मीट एंड राइस, तीसरा ऑप्शन ब्रेड एंड राइस और चौथा ऑप्शन चीज एंड मीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीट एंड राइस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295, और क्वेश्चन है हमारा इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड्स रिमेन्स द सेम एज इनकम इंक्रीजेस। आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो भी आपने किसी एक पर्टिकुलर गुड पे सेम ही खर्चा किया है जो इनकम बढ़ने से पहले खर्चा करते थे, देन द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज, तो जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड होगा वो क्या होगा? ठीक है, इट इज मोर देन 1, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन लेस देन 1 और चौथा ऑप्शन 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1। ठीक है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, 1। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296, और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज मेनली प्रोपाउंडेड बाय। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इन चारों में से किन्होंने प्रोपाउंड किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा जेबी से, दूसरा ऑप्शन रॉबिन्स मतलब वही रॉबिन्सन, तीसरा ऑप्शन एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को प्रोपाउंड किया था, बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297, और क्वेश्चन है हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज प्रोपाउंडेड बाय। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने प्रोपाउंड किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन हिक्स एंड एलन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हिक्स एंड एलन। हिक्स एंड एलन ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को प्रोपाउंड किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298, और क्वेश्चन है हमारा कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी मींस। यूटिलिटी का जो कार्डिनल मेजरेबिलिटी है, यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं उसका जो कार्डिनल मेजरेबिलिटी है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, तीसरा ऑप्शन यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड और चौथा ऑप्शन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन सम केसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी मींस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं और हमसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला ऑप्शन है हमारा एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, दूसरा ऑप्शन एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तीसरा ऑप्शन अ हायर इंडिफरेंस कर्व इज बेटर देन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व,
और चौथा ऑप्शन, an indifference curve is a curve which represents all those combinations of two goods which give same satisfaction to the consumer. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ओरिजिन के कॉन्केव नहीं होता, वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, और क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स हाई। हमें फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स है वो हाई रहती है। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड हाई? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इट्स वेरी हाई प्राइस। दूसरा ऑप्शन, इट्स वेरी लो प्राइस, मतलब गुड्स की बात की जा रही है। तीसरा ऑप्शन, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, और चौथा है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब समझते हैं इसको, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं समझ पाते, आंसर के बाद हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है। सवाल पूछा जा रहा था कि आइडेंटिफाई द फैक्टर, हमको एक ऐसा फैक्टर आइडेंटिफाई करना है जिसके मतलब विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड हाई, जो एक गुड का जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हाई करके रखता है, दैट इज large number of substitutes. Option C is the correct answer for the given question. I hope and believe कि आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे होंगे, आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखना न भूलें, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे।